नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज यूजीसी नेट हिस्ट्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि हिस्ट्री के अंदर 2012 से 20 के क्वेश्चंस थे। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, इनका डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे पूरा लेक्चर होगा दोस्तों। तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे नेट एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज आपके सामने कि भारतीय संविधान में राष्ट्र नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है। आपसे डायरेक्ट पूछा गया है भाई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए भारतीय संविधान में। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आयरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। कहाँ से लिए गए हैं भाई नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिए गए हैं। भाई नीति निर्देशक तत्व अपने जो संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? तो ये है आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51 तक, यानी कि 36 से 51 अनुच्छेद तक क्या है संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी है जिनको हम बोलते हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। या तो आपसे डीपीएसपी पूछ लिया, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई फ्रांस से क्या लिया गया है अपने संविधान के अंदर। तो फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक प्रणाली, जो हम 26 जनवरी मनाते हैं ना, तो ये प्रणाली कहाँ से ली है? ये हमने फ्रांस से ली है। तो ब्रिटेन से क्या लिया है भाई? ब्रिटेन से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। जो संसदीय प्रणाली अपनी है ये कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली है। अमेरिका से क्या लिया है? अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से लिया है भाई मौलिक अधिकार। क्या ली है? मौलिक अधिकार, और अन्य चीजें ली है वो बताऊंगा अभी, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई अफ्रीका से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। थोड़ी थोड़ी चीजें सारे के सारे संविधानों से ग्रहण की है हर देश के मुख्य मुख्य जो हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? जो संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमें कहाँ से ली है? ये लिए दक्षिण अफ्रीका से। आपात जो हम लगाते हैं, 3 प्रकार के आपात होते हैं ना, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 के तहत। तो ये आपात प्रणाली कहाँ से ली है? ये लिए जर्मनी से भाई। कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। संघीय सूची कहाँ से ली है? संघीय सूची ये ली है कनाडा से। और जो अपनी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती कौन सी? जो कि यही एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों वो कानून बना सकते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता जो दी जाएगी वो केंद्र को दी जाएगी, है ना। समवर्ती सूची दोनों के प्रावधान के अंतर्गत आती है ना। तो ये समवर्ती कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है दोस्तों। तो ये एक मोटा मोटा आपने देख लिया भाई किस देश के संविधान से क्या चीज ग्रहण की। तो दोबारा आप इसको एक बार देख लीजिए। गणतंत्र फ्रांस से, आपातकाल जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? समवर्ती सूची, कनाडा से संघीय सूची, संघीय है ना। और डीपीएसपी कहाँ से लिए भाई? डीपीएसपी लिए आयरलैंड के संविधान से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 देखते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट। तो आप देखो इस प्रकार से अपना ये बैच भी चल रहा है दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, बहुत मिनिमम फी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे विद डिस्क्रिप्शन कराए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से ये स्टार्ट हो रही है ये सीरीज, और इसकी लगभग 7-8 क्लास हो चुकी है ना। आप में से जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है कर सकते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मतलब एटक, जिसको हम एटक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, है ना। इसकी स्थापना भाई साधारण सी बात है 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। क्या इससे पहले कोई भी ट्रेड यूनियन से संबंधित कोई संस्था नहीं थी? नहीं। एक क्वेश्चन बना था बंगाल विभाजन में कि भाई श्रमिकों ने अपने संगठन के साथ इसमें भरपूर योगदान दिया था बंगाल विभाजन में। नहीं, उस समय में कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था ट्रेड को लेकर, मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, है ना। आवाज तो उठ रही थी उससे पहले, लेकिन कोई संगठन नहीं बना था। 1919 में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संगठन बनता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। आईएलओ स्थापित होता है तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो किया था भाई वीपी वाडिया ने। किसने किया था भारत का प्रतिनिधित्व? वीपी वाडिया ने। उसी की तर्ज पे भारत में एटक की स्थापना होती है। एटक का प्रथम जो अधिवेशन होता है, प्रथम जो सम्मेलन होता है वो 1920 में होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई एटक 1920 में स्थापित हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी भाई दोस्तों लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अध्यक्ष तो काफी बार पूछा जा चुका है, आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जा सकता है, महामंत्री पूछ लिया जा सकता है। तो उपाध्यक्ष कौन कौन थे भाई? जोसेफ बैपिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सी.एफ. एंड्रूज और एक अन्य S.A. ब्रेलवी। ज्यादातर होम रूल लीग के ही इसके जो
सदस्य थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। तो महामंत्री कौन थे भाई इसके? दीवान चमनलाल। कौन थे? दीवान चमनलाल। ठीक है भाई। आईटक की स्थापना 1920 में हो जाती है। शुरुआती दौर में ये गांधीवादी विचारों से प्रेरित होता है गांधी विचारों से, है ना, लोकतांत्रिक विचारों से। लेकिन उसके बाद 1928-29, क्योंकि हम जानते हैं 1924-25 में यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हो गई थी। हमने देखा पहले वो वहाँ पे रूस के अंदर होती है, फिर भारत में होती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके अंदर एटक के अंदर साम्यवाद की प्रेरणा से ये प्रेरित हो गया। और इसका पहला विभाजन कब होता है दोस्तों? वो होता है 1929 में। कब होता है? 1929 में। जिस समय नागपुर अधिवेशन जो इसका चल रहा था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। तो एटक का विभाजन होता है, इससे एक नया संगठन बनता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ITUF। क्या बोलते हैं? ITUF। क्या फुल फॉर्म होगी भाई ITUF की? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाएगी, जैसे एटक की आपने याद की, तो आईटक भी आपको देख लेना है ना। पहला विभाजन 1929 में होता है। ठीक है भाई। तो इसका दूसरा विभाजन कब होता है भाई? दूसरा विभाजन कब होता है? दूसरा विभाजन जो होता है इसका, इसमें से कौन सी शाखा निकलती है? वो निकलती है RTUC। RTUC किसके नेतृत्व में? रणदीवे और देश पांडे के नेतृत्व में। रणदीपे और देश पांडे के नेतृत्व में। तो एटक से ITUF निकला और RTUC निकला। अब दोबारा फिर इनका मिलन भी हो जाता है। मिलन किसका होता है? पहले RTUC मिलता है और उसके बाद ITUF भी मिल जाता है 1938 में। हम देखते हैं कि भाई स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक स्थापना करते हैं ये श्रमिक संगठन की, जिसका नाम है इंटक। क्या नाम है? इंटक। ठीक है भाई। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? 1920 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। और देखो कुछ क्वेश्चन जो मैं अभी आपके सामने करा रहा हूं दोस्तों, ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ज्यादातर आप देख लेना कितनी कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है भाई, भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र, आप जानते हैं हमेशा क्वेश्चन आता है ना भाई समाचार पत्र से। दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। एक तो समाचार पत्र का ही बनता है भाई, ये समाचार पत्र किसका है, ये किसका है ना, ये कानून है जो प्रतिबंध जो लगाए गए थे। देखो सबसे पहले भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? किस यूरोपियन ने की थी? आपसे पूछा जाएगा। पुर्तगालियों ने की थी, या डच ने की थी, या अंग्रेजों ने की थी, या डेनिश या फ्रांसीसी? किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। सबसे पहली बार ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी 1550 में, और अपनी पहली पुस्तक 1557 में प्रकाशित की थी गोवा के अंदर। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी जो, क्योंकि पुर्तगाली भारत में ज्यादा समय तक अपना विस्तार नहीं कर सके, बहुत छोटे से एरिया में पुर्तगाली रहकर सिमट गए, जैसे गोवा वाला एरिया। जब ये 1961 में यहाँ से जाते हैं तो पुर्तगाली अंग्रेजों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों की, इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी बंबई में। कब? 1684 में। कब? 1684 में। लेकिन इन्होंने भी ज्यादा कार्य उस पर नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगर ये चलाते, भारतीय समाचार पत्र आते, इनकी आलोचना होती, आलोचना ब्रिटेन पहुंचती, यहाँ के जो करप्ट जो ऑफिसर थे उनकी, है ना, तो इनको ही प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन धीरे 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 इन्होंने 100 साल निकाल दिए। और 1774-75 के समकालीन एक व्यक्ति था विलियम बोल्ट्स, जो कंपनी का एक असंतुष्ट कार्यकर्ता था। कंपनी का एक असंतुष्ट कार्यकर्ता था। उसने क्या किया? इनके खिलाफ एक समाचार पत्र निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो पहला समाचार पत्र किसका आया 1780 में? दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट किसका है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। जेम्स ऑगस्टस हिक्की का पहला ये समाचार पत्र था। अच्छा, भारतीय भाषा में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? दिग्दर्शन। कौन सा हुआ था भाई? दिग्दर्शन। कब हुआ था भाई? 1818 में। कौन सा? 1818 में। तो इसी प्रकार से बहुत से समाचार पत्र भारतीय भाषा में, और जो क्षेत्रीय भाषा थी, गुजराती, मराठी, है ना, बंगाली, बहुत से समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। लेकिन समय समय पर इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगाना भी शुरू कर दिया, एक शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। तो ये आपको शिकंजे का जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी याद होना चाहिए। कौन से कानून के तहत क्या प्रतिबंध लगाया गया था ये भी पता होना चाहिए। और जब प्रतिबंध लगाया गया था तो उस समय में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, ये तीनों बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला जो प्रतिबंध जो लगाया गया था, जो सेंसरशिप जो लगाई गई थी, द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, ये किसके समय में लगाई थी भाई? कौन था उस समय में भारत का गवर्नर जनरल? जब ये सॉरी, भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल था तब तक, है ना। भारत का गवर्नर जनरल तो बेंटिक बनता है पहला,
और ये जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट जो लगाया गया था, ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लगाया गया था। किसके समय में भाई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लगाया गया था 1799 में। क्यों लगाया गया था? फ्रांसीसियों के भय के कारण। क्योंकि आप जानते भी है भाई, टीपू सुल्तान की तो उस समय मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, लेकिन इनका फ्रांसीसियों का भय भी बना हुआ था। तो द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट यहाँ पे लगाया गया था। इसके बाद एक कानून बनता है 1823 में। 1823 में कौन सा कानून बनता है प्रेस से संबंधित? द लाइसेंसिंग रेगुलेशंस। द लाइसेंसिंग रेगुलेशन किसके समय में? विलियम एडम के समय में। विलियम एडम के समय में मुख्यतः भारतीय भाषा और समाचार पत्रों पर ये लगाया गया था ना। 1835 में कौन सा है कानून आता है? द लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट। द लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट, जिसके समय में आया था मेटकोप के समय में। इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है 1835 के अंदर, है ना। 1857 में एक एक्ट आता है केनिंग के समय में, लाइसेंसिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आता है? लाइसेंसिंग एक्ट आता है केनिंग के समय में। और रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है भाई, रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है सर जॉन लॉरेंस के समय में 1867 में। ये आपको पता होना चाहिए ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आता है भाई? 1878 में लिटन के समय में। और 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट आता है मिंटो के समय में, मिंटो द्वितीय के समय में, है ना। और 1910 में भी द इंडियन प्रेस एक्ट आता है। और 1931 में जो आता है द इंडियन प्रेस एक्ट एमरजेंसी वाला आता है। तो ये एक ऑर्डर था दोस्तों, इनको आपको पता होना चाहिए भाई। वेलेस्ली के समय में कौन सा कानून बना, एडम्स के समय में कौन सा बना, मेटकॉप के समय में, कैनिंग के समय में, लॉरेंस के समय में, लिटन के समय में, या मिंटो द्वितीय के समय में, लॉर्ड जो 1931 का जो बना था वो इरविन के समय में बना था, है ना। तो आप ऑर्डर लगा लीजिए भाई। द इंडियन प्रेस एक्ट सेकंड वाला बी वाला देखो 1910 में बना था भाई। रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट ये सर जॉन लॉरेंस के 1867 में बना था भाई। लास्ट वाला देखो भाई, द इंडियन प्रेस एक्ट एमरजेंसी वाला, ये 1931 में बना था, यानी कि सबसे लास्ट में बना था भाई, है ना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका दोस्तों? डी इसका राइट आंसर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आप 61 क्वेश्चन देखो। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? बताओ भाई, किस वर्ष अलग अलग किया? 1894, 95, 96 या 1901? 1895 में। कब किया था भाई? 1895 में किया था। तो ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब बनी थी भाई? क्या थी भाई ये? देखो हम एक बात जानते हैं, भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, जैसे कि बंगाल के अंदर कई सारी थी भाई, है ना। और 3 राजनीतिक संस्था बम्बई के अंदर थी, या 2 राजनीतिक संस्था कहाँ पे थी? मद्रास के अंदर थी, है ना। ये 10-11 संस्था भारत में कांग्रेस से पहले भी स्थापित थी, लेकिन ये क्षेत्रीय लेवल पर थी, है ना। अखिल भारतीय जो पार्टी स्थापित हुई थी वो कांग्रेस ही हुई थी, है ना। इससे पहले जब 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भाई? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में, है ना। ये भी एक अखिल भारतीय पार्टी इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने अपना पहला जो कॉन्फ्रेंस, जो सम्मेलन जो बुलाया था 1883 में, और दूसरा सम्मेलन 1885 में। यही कारण था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में, यानी कि पहला अधिवेशन जो कि मुंबई के अंदर हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनका भी सम्मेलन 1885 दिसंबर में ही चल रहा था, है ना। इन्होंने फिर क्या किया? 1886 में अपना इसका विलय, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का विलय इसमें कर दिया, कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया 1886 में। अब ये पूछ रहा अलग कब हुआ ये विलय, है ना, ये अधिवेशन अलग कब हुआ? तो 1895 में ये अलग हुआ दोस्तों, है ना। तो आप बताइए 1895 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके लिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है ना। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भाई 1885 में सुरेंद्र नाथ व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, 1886 में दादा भाई नौरोजी, 87 में किसने की थी भाई? ये क्या नाम, मद्रास के अंदर जो थे तैयबजी थे, 88 में इलाहाबाद में जूले ने की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 89 में वेडनबर्ग ने की थी, 89, 90, 91, 92, 93 जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस के, वो इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 के बाद 62 क्वेश्चन देखो। किसान आंदोलन यानी कि किस कृषक जो विद्रोह है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है भाई किसी भी एग्जाम में, अगर आप हिस्ट्री से दे रहे हो कि किसान आंदोलन, जनजाति विद्रोह, मजदूर आंदोलन से क्वेश्चन ना बनाओ, हमेशा बनता है। फिर भी हम क्यों इग्नोर करके चलते हैं किसान आंदोलन को, है ना। जब पता है भाई क्वेश्चन बनता है तो पढ़ना चाहिए ना, है ना। तो देखो भैया, कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए, अगर हम सारों को देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आंदोलन से।
सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं अपना आपको अगर अनुभव बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको एक इनका टेबल वो बनाना चाहिए, पूरा चार्ट। ये किसान आंदोलन हुए सारे के सारे, ये जनजातीय आंदोलन हुए सारे के सारे, ऑर्डर बन गया, डेट कंफर्म हो गई है ना। अब आपसे ऑर्डर से जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑर्डर से कुछ भी क्वेश्चन बन जाए आप उसको कंफर्मली लगा लोगे। दूसरी बात, फिर आपके अंदर आपको पता होना चाहिए भाई, इन पावना जो किसान विद्रोह हुआ था उसके अंदर क्या घटना घटी थी, ये किसके खिलाफ था, किस व्यक्ति ने इसमें सहयोग किया था, कौन सा पत्र इसमें प्रकाशित हुआ था, है ना। दक्कन का विद्रोह किस प्रदेश में अंदर होता है ना, ये आपको इसमें दोस्तों पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं अगर हम किसान आंदोलन की, सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद ही सारे के सारे किसान आंदोलन हुए। हाँ, जनजाति और जो मजदूर जो आंदोलन थे दोस्तों, उससे पहले भी चल रहे थे, लेकिन किसान आंदोलन उसके बाद हुए। सबसे पहला जो आंदोलन था वो था भाई नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? नील विद्रोह जो हुआ था 1859-60 में, है ना, ये बंगाल के अंदर हुआ था। मैं ऑर्डर ही बताऊंगा, पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं बताऊंगा। हाँ, किसान आंदोलन की बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की, है ना भाई। ठीक है, तो सबसे पहला नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। उसके बाद जो हुआ था वो पावना विद्रोह होता बंगाल के अंदर ही 1873 और 75-76 में, है ना। उसके बाद हुआ था भाई दक्कन विद्रोह। फिर हुआ था भाई फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह के बाद जो हुआ था भाई बिजोलिया 1913, है ना। बिजोलिया के बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर भाई अवध में अवध किसान सभा, फिर एका आंदोलन, है ना। फिर भाई बारदोली। बारदोली के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में हुआ था ना, जहाँ पे सरदार की उपाधि इनको मिली थी, है ना, सारी डिटेल बताऊंगा। तो बारदोली के बाद बकास्त एवं कृषक संघ आंदोलन, और फिर वर्ली आंदोलन, पुनरप्पा एवं वायलार आंदोलन, तेभागा आंदोलन, और लास्ट जो हुआ था तेलंगाना आंदोलन। ये किसान आंदोलन हुए दोस्तों। अब आप इनका ऑर्डर आपको याद है तो आप इसको लगा सकते हैं भाई। ये है पावना जिले का किसान 1873 में, बंगाल का नील विद्रोह 1859 में, दक्कन का कृषक विद्रोह 1875 में। ठीक है, लगा लो भाई आप ऑर्डर। ठीक है, इसका आपको एक दूसरा वे भी याद करना है भाई, कुछ किसान आंदोलन आपसे ऑप्शन में दे दी जाएंगे, कुछ जनजातीय आंदोलन दे दी जाएंगे। जब आपको पता होगा किसान आंदोलन का और जनजातीय आंदोलन का, तो अब आप ऑप्शन को उसमें से निकाल सकते हो खुद से, है ना भाई। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा भाई, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने सारे के सारे बता दिए आपको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 63 63 क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष उनके बताने की भी, इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, है ना। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विलियम वेडनबर्न और एनी बेसेंट, ये आपके सामने दिए गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी भाई बताइए, है ना। तो दादा भाई नेहरू ने कब की थी भाई? 1886 में भी की थी भाई, कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद 1886 के बाद 1893 में की थी भाई, 1906 में भी की थी, जब ये विभाजन से पहले, सूरत विभाजन से पहले, है ना। तो 3 अधिवेशन थे जहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भाई कब की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 1895 और 1902 में। विलियम वेडनबर्न, विलियम वेडनबर्न कौन था भाई? ए ओ ह्यूम का जीवनीकार। कौन था भाई? ए ओ ह्यूम का जीवनीकार था। अच्छा, जिसके जीवनीकार थे ए ओ ह्यूम, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। एलन ऑक्टिवम ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के एक निवासी थे। हाँ, वेडनबर्न 2 बार बना, 1889 में बना और 1910 में बना, है ना। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला, मतलब सॉरी भारतीय नहीं है ना, प्रथम विदेशी महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष आ रही है ना, कब? 1917 में। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, और अगर महिला है डायरेक्ट उसमें भारतीय ना दिया हो तो एनी बेसेंट दोस्तों। ठीक है, एनी बेसेंट। आपका काम क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष याद कर रहे हैं या मुस्लिम लीग के अध्यक्ष याद कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए भाई, जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको सारे करने ही है भाई। नागपुर अधिवेशन, भाई रियासतों के बारे में सबसे पहली बार चर्चा कब की गई थी? 1920 में। अध्यक्षता किसने की थी? इसने, है ना। आपको पता होना चाहिए भाई, साइमन कमीशन का विरोध किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? भाई मौलिक प्रस्ताव किस अधिवेशन के अंतर्गत आया गया? आर्थिक सिद्धांत किस अधिवेशन में बनाया गया, है ना। समाजवाद का लक्ष्य कांग्रेस, कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में आया? या फिर कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ, है ना। या कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम जो रखा गया, कौन से अधिवेशन के तहत रखा गया? ठीक है भाई, आपसे पूछ लिया जाएगा भाई कलकत्ता में कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं? बम्बई के अंदर कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं? महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस के? सबसे अधिक उम्र में अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस के, है ना। देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? असहयोग आंदोलन जब चल रहा था 1920 से 22 तक, तो 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है भाई, आई बात समझ में। या कुछ कुछ 5 विशेष अधिवेशन हुए, जैसे कि 1918, 1923 और
इसके अलावा और कौन कौन से हुए? 1918 हुआ था भाई, 1923 हुआ था, और 1947 वाला हुआ था, और इससे पहले भी एक दो हुआ था। ये 4-5 विशेष अधिवेशन भी हुए थे भाई। इन विशेष अधिवेशन का पता होना चाहिए भाई, किसकी अध्यक्षता में हुए थे और कहाँ हुए थे, क्यों हुए थे विशेष अधिवेशन, क्या मुख्य घटना घटी थी, है ना। तो ये कुछ कांग्रेस के अधिवेशन है दोस्तों, और ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका एग्जाम नेट का हो, चाहे पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, कोई भी आपका एग्जाम हो दोस्तों, हर जगह ये आपके लिए पेनासिया यानी कि रामबाण साबित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? किसान आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, 64 क्वेश्चन देखो भाई, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है ना। स्वामी विवेकानंद 1899 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस इन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए थे? किन स्थलों पर किए थे भाई वेदांत केंद्र स्वामी विवेकानंद ने स्थापित? सेंट फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स में किए थे। किसमें? सेंट फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं। इनको नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि भी बोला जाता है, स्वामी विवेकानंद को, है ना। इनके गुरु कौन थे भाई? रामकृष्ण परमहंस, जिनका मूल नाम क्या था? गजाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गजाधर चट्टोपाध्याय। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये नाम किसने दिया था स्वामी विवेकानंद का? खेतड़ी के राजा नरेश ने। और उन्होंने इनको वहां पे भेजा था जब 1893 में वहां पे जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिकागो के अंदर, है ना। ठीक है। अच्छा, इन्होंने फिर बाद में 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे की थी शुरुआत में? इन्होंने वो की थी भाई कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता के पास एक जगह पड़ती है बारानगर में। कहाँ पे? कलकत्ता के पास बारानगर में इन्होंने स्थापना की थी। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ ले गए थे? बेलूर में। कहाँ पे ले गए थे भाई? बेलूर में, है ना। ठीक है भाई, मूर्ति पूजा पर इन्होंने बल दिया, और धर्म की एकता, मानव सेवा पर इन्होंने अपना बहुत ज्यादा बल दिया, है ना। इनको क्या बोला जाता है? तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी स्वामी विवेकानंद को बोला जाता है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी इन्होंने? न्यूयॉर्क में। कब की थी? 1896 में, है ना। स्वामी विवेकानंद, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। क्या? थर्ड और फोर्थ, यानी कि डी इसका राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब की थी भाई? कब की थी स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में? बताओ भाई। आपके सामने चार ऑप्शन है: 1902, 1904, 1906 और 1908। कब की थी बताओ? 1902 में की थी। कौन थे भाई स्वामी श्रद्धानंद? ये स्वामी जो श्रद्धानंद थे, आर्य समाज के प्रणेता थे, आर्य समाज को मानने वाले थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी भाई? 1875 में। कहाँ पे? बंबई में की थी। लेकिन मुख्यालय 2 साल बाद कहाँ पे बनाया? लाहौर के अंदर बनाया। कहाँ पे बनाया? लाहौर के अंदर बनाया। कहाँ से थे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती? गुजरात से। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर था, है ना। इन्होंने मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया। एक बार इन्होंने देखा मंदिर में जो भगवान की मूर्ति पर चूहे उनके ऊपर को फिर रहे थे, तो उन्होंने देखा जब भगवान अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो हमारी क्या करें, है ना। तो मूर्ति पूजा पर इनका विश्वास नहीं था। इन्होंने जो किया, कर्म पर फोकस किया, है ना। पुनर्जन्म पर फोकस किया। कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना रचना की थी इन्होंने 1874 में, यानी कि जब आर्य समाज स्थापित किया उससे 1 साल पहले सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना कौन सी भाषा में की थी? हिंदी में की थी भाई, याद रखना, क्योंकि शुरुआती दौर में इन्होंने संस्कृत में काम किया, बाद में इन्होंने हिंदी में सत्याग्रह प्रकाश की रचना की, है ना। और पाखंड खंडनी वाहिनी पताका की स्थापना 1863 में कहाँ पे? ये इन्होंने की थी आगरा के अंदर। कहाँ पे? आगरा के अंदर, है ना भाई। शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया। शुद्धि आंदोलन के तहत क्या था भाई? शुद्धि आंदोलन में था जिन व्यक्तियों ने पहले ही मतलब हिंदू धर्म से को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, उनको दोबारा हिंदू धर्म में शामिल करने की एक प्रणाली प्रक्रिया थी, उसको हम शुद्धि आंदोलन बोलते हैं। ठीक है भाई। और इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, है ना। काल में नहीं जाना है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है भाई। धार्मिक के साथ साथ इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। सामाजिक में बाल विवाह, प्रथा प्रथा, बहु विवाह, दहेज आदि के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई समय समय पर। आपसे पूछ सकते हैं भाई सत्याग्रह प्रकाश के अलावा इनकी कौन कौन सी रचना थी? वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि इनकी अन्य रचना थी, है ना। और इन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई, जिसको हम बोलते हैं गोरक्षणी समिति। क्या बोलते हैं भाई? गोरक्षणी समिति, गायों की सुरक्षा के लिए 1882 में, है ना। स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। बाद में कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज का वर्ड यूज हुआ था? स्वराज वर्ड
वो हुआ था भाई 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, सबसे पहले वहाँ स्वराज शब्द का अधिवेशन के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ सबसे पहले यूज किसने किया था, वो इन्होंने किया था ना। अब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी भाई, अजमेर के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई, अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, विष के कारण विष दे दिया गया था, है ना। बाद में इनकी मृत्यु के बाद में जो इनका जो संगठन के जो व्यक्ति थे वो शिक्षा को लेकर दो भागों में बट गए। उनमें से कुछ व्यक्ति जैसे कि लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ये चाहते थे कि भाई जो शिक्षा का जो प्रचार हो पाश्चात्य भाषा में, है ना। तो इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। अगर वो दूसरे जैसा कि भाई ये स्वामी सरदानंद जी आपके सामने है, और लेखराज थे, मुंशीराम थे, इन्होंने 1902 में गुरुकुल कांग्र की स्थापना हरिद्वार में इन्होंने की थी दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 1 इसका राइट आंसर है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो आपका 77 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन कराए जाते हैं। आपको अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं आप, है ना क्लास। प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना बताइए भाई कब की गई थी, 1953 में। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था भाई, भाषा को आधार बनाकर राज्य का गठन करना, है ना। देश आज़ाद होने के बाद ये मांग मुख्यतः बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। सबसे पहले अगर बात की जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में रियासतों को लेकर राज्य पुनर्गठन की मांग जो बनी थी, तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। हाँ, नेहरू रिपोर्ट में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये आंदोलन व्यापक रूप से फैला, है ना। तो एक समिति बनाई गई जब आंदोलन फैल रहा था, जेबीपी के नेतृत्व में, जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक समिति बनाई तीनों व्यक्तियों की। इन्होंने फिर समिति की जो रिपोर्ट आई, जो प्रकाशित अपनी सिफारिशें दी, ये बोला कि भाई नई भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंदोलन फिर फैला। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति था श्री रामालू पोटालू, क्या नाम था आंध्र प्रदेश के व्यक्ति का, श्री रामालू पोटालू। उसने आंदोलन चलाया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ये आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा में फैल जाता है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, कब, 1953 में। कब, 1953 में। तो उसके बाद एक समिति फिर बनाई गई, दोबारा चर्चा करो, किसके नेतृत्व में, फजल अली के नेतृत्व में। अन्य सदस्य कौन कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। कौन कौन थे भाई, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, इन्होंने सिफारिश की, हाँ भाई एक आयोग बना, ये पुनर्गठन आयोग 1956 में बना, एक दोबारा अधिनियम जो बना, और उसके आधार पर फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया। फिर हमने देखा महाराष्ट्र को गुजरात से अलग, गुजरात को महाराष्ट्र से अलग किया गया क्योंकि मराठी आंदोलन हो गया था। हरियाणा को पंजाब से अलग किया, वहाँ पे अकाली आंदोलन हो रहा था। इधर फिर बहुत सारे स्टेट में ऐसे ही अलग अलग हो गया। और जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था 1956 में भी, तो 1971 में जाकर इसको पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया। और बहुत सारे राज्य बने कि भाई गोवा भी बना, हिमाचल भी बना, अरुणाचल भी बना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो लेटेस्ट जो पूछा जाएगा, 3 तो पूछे जाएंगे जो सन 2000 में बने, यानी कि 2000 ईस्वी में बने। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। यही बनने का एक क्रम है जो मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और इसके अलावा जो लास्ट जो तेलंगाना बना था 2014 में, 2 जून 2014 में। अभी 2 केंद्र शासित बने हैं, कौन कौन से 2 केंद्र शासित बने हैं कमेंट बॉक्स में डालना दोस्तों। ठीक है भाई, ये राज्य पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन आपसे कहाँ से बनेगा, या तो जेबीपी समिति की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, या जो फजल अली के नेतृत्व में जो अन्य सदस्य थे हरदनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, आपसे पूछ लिया जाएगा इसके सदस्य कौन थे, या ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई। ठीक है, 1953 में। ठीक है भाई, राइट आंसर 77 का ये था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संवैधानिक सुधार के द्वारा हुई, बताइए भाई। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन से संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई, बताइए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम में हुई। अगर आपसे पूछे केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखनी है आपको, है ना। अब आपको देखना है
ये संवैधानिक सुधार क्योंकि चल ही रहे थे, क्योंकि कंपनी के जो अधिकारी थे उनको पहले तो उनको उन पे थोड़ा शिकंजा कसने के लिए वो सुधार आंदोलन हो रहे थे, जैसे कि 1773, 1781, 84, 93, 1813, 33, 53, 58, है ना, 1892, 1909, 1919, 1935, लास्ट था 1935। तो यहाँ पे 1909 की चर्चा की गई, तो 1909 के बारे में चर्चा करती है। किस किस चीज को यहाँ पे मंत्रणा की गई थी 1909 के जो संवैधानिक जो सुधार हुआ था। सबसे पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग 1909 के संवैधानिक सुधार में हुआ था। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी बात, 1793 से लेकर 1919 तक जो भारतीय सचिव था, जो उसका खर्चा भारतीय राजकोष से दिया जाता था, अब से वो समाप्त कर दिया गया। अब से उसका खर्चा भारतीय राजकोष से नहीं दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तीसरा, भारतीय सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे किया गया। क्या किया गया? हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पे किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली सबसे पहली बार 1919 के शासन अधिनियम में आई, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के 1919 के अधिनियम के तहत ही मिला, ठीक है भाई। और हम जानते हैं 1909 को मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक प्रणाली पार्लियामेंट सुधार में मिल ही गया था। अब 1919 में किसको? सिखों को, आंग्ल भारतीयों को और किसको? इनको यहाँ पे सांप्रदायिक प्रणाली के तहत इनको अलग रखा गया, है ना भाई। लोक सेवा आयोग की स्थापना इस अधिनियम के तहत की गई। पहली बार जो आईसीएस की जो परीक्षा थी वो इलाहाबाद में कराई गई। कब? 1923 में। कब कराई गई? 1923 में। और महालेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक यानी कैग जो थे होता है, कैग का नियुक्ति का जो प्रावधान था वो इस सबसे पहले 1919 के शासन अधिनियम में था, ठीक है, महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो मैंने कितनी बातें आपको बताई 1919 के शासन अधिनियम से। आपको दोबारा से अगर आपको नहीं देखी मतलब समझ आई तो दोबारा से सुन सकते हो आप, है ना भाई। इसी प्रकार से हम सारा का सारा टॉपिक डिस्कस कराते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई आपका सामाजिक सुधार से। किससे भाई? सामाजिक सुधार से। एक क्वेश्चन था 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? बताइए भाई। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा देखो कितने प्रकार के सामाजिक सुधार से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये कानून देखने आपको। एक्ट 5 के द्वारा कौन से किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया? एक्ट 17 के द्वारा किसको घोषित किया गया? कानून नंबर 21 के द्वारा किसको अघोषित किया गया? कानून नंबर 3 के द्वारा किसको अघोषित किया गया? तो सारे सबसे पहले तो कानून पता होने चाहिए। दूसरी बात, बालिका जो हत्या जो प्रतिबंध जो लगाया गया था वो कब लगाया गया था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? या विधवा विवाह कानून कब बना था? ठीक है भाई। उस समय जिस समय सती प्रथा समाप्त हुई उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? जिस समय दासता का समाप्त हुआ उस समय वायसराय कौन था? जिस समय ये शिशु हत्या प्रतिबंध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। आई बात समझ में? तो देखो भाई, सती प्रथा के बारे में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? 510 ईस्वी में। कहाँ मिलता है? 510 ईस्वी में सती प्रथा का सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी में किसके अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है ना, 510 में, गुप्तों के अभिलेख में ना। फिर हमने देखा भाई कश्मीर के अंदर भी जो जैनुल आबदीन थे, है ना, उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। फिर पुर्तगालियों में एक जो गवर्नर हुआ है अल्बुकर्क, उसने भी अपने समय में, जिसका कार्यकाल 1509 से 15 था ना, सती प्रथा को रोकने की कोशिश की। उसके बाद फिर अकबर ने भी भाई इसको रोकने की कोशिश किया। और अकबर के बाद जो पेशवा आए जो मराठों के बाद, उन्होंने भी इसको समाप्त करने की कोशिश की, है ना। लेकिन सफलता किसको मिली? अंततः राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बेंटिंग के द्वारा किसको समाप्त किया गया? सती प्रथा को समाप्त किया कानून नंबर 17 के तहत। कब? 1829 में। पहले इसको बंगाल में समाप्त किया गया, उसके बाद इसको मुंबई और मद्रास के अंदर भी इसमें लगाया गया, ठीक है। सती प्रथा आप समझ में आ गई भाई आपकी। अब आपने देखना भाई दास्ता, जैसे ये इंडिया एक्ट 5 के द्वारा है ना, ये इंडिया एक्ट 5 के द्वारा कौन सी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? दास्ता को। कब? किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बैरनो के समय, लॉर्ड एलन बरो के समय, है ना, दास्ता को समाप्त किया गया था कानून नंबर 5 के समय में, है ना। सर जॉन शोर के समय में कौन सा कानून बना था भाई? सर जॉन शोर के समय में, उसके समय में बना था ये शिशु हत्या। कौन सा? शिशु हत्या। और बाल हत्या ये बाद में बना था वेलेजली के समय में 1804 में भाई। कब बना था? 1804 में बना था वेलेजली के समय में, है ना।
ठीक है भाई। और नरबली प्रथा, नरबली प्रथा क्या होती थी भाई, इसमें मानव की हत्या की जाती थी, मतलब उसमें एक भेंट दी जाती थी, है ना। ज्यादातर ये जनजातीय जो एरिया होते थे वहां पे ही ये कार्य होता था, जो भेंट दी जाती थी, किसके समय में, लॉर्ड होर्डिंग के समय में। किसके समय में भाई, लॉर्ड होर्डिंग के समय में, है ना। और विधवाओं को, विधवा संबंधित जो पुनर्विवाह जो कार्यक्रम कब से लागू हुआ था भाई, किस अधिनियम के तहत, 1856 में। कब, 1856 में, है ना। किसके टाइम पीरियड में, केनिंग के टाइम पीरियड में, है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, डी के कर्वे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीले सिंगलम पंटलू, इन्होंने भी एक विधवाओं से ही शादी की थी दोस्तों। तो 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत में किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया, वो किया गया भाई दास्ता को। किसको, दास्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित अकाल आयोग को कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। अकाल आयोग को, है ना, कौन कौन से अकाल आयोग भाई, ये 4 है और 6 आयोग बने, 6 आयोग बने, तो 6 के 6 याद कर लीजिए भाई। अकाल आयोग का क्रम याद कर लीजिए, किस क्षेत्र में अकाल आयोग बना था वो याद कर लीजिए, उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था ये याद कर लीजिए, आपका काम बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले स्मिथ समिति बनी थी 1861 में। दूसरी बनी थी 1867 में, कौन सी, कैंपबेल समिति। 1878 में बनी थी भाई कौन सी, स्ट्रेची कमीशन बना था, है ना। 1897 में भाई लोयल कमीशन बना था। 1900 में बना था भाई मैकडोनाल्ड, और लास्ट बना था 1945-46 में जॉन वुडहेड, जॉन वुडहेड। आपका काम है 1861 स्मिथ समिति, 1867 कैंपबेल, और उसके बाद स्ट्रेची 1878, और लायल, और मैकडोनाल्ड, और जॉन वुड। 6 के 6 गवर्नर जनरल या वायसराय, वायसराय उस समय में बन गए थे क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद वायसराय शुरू हो गए थे ना। तो वायसराय 6 के 6 देखते हैं कौन बताता है भाई। कंफ्यूजन आपको जो ज्यादातर होएगा वो लायल में होएगा, किसमें होएगा, लायल में होएगा और कैंपबेल में होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करना कौन कौन, देखो सारे के सारे ये आप बता सकते हैं आप में से सभी, है ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें आया था भाई कैंपबेल, यानी कि डी, यानी कि 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर 1, यानी कि सी इसका राइट आंसर था, 80 का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भाई ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया। कुछ फैक्ट्री अधिनियम आए थे भाई, ये कब पारित कर दिए गए थे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, है ना। कब बने थे भाई कानून, सबसे पहले देखो ये पता होना चाहिए कब कब फैक्ट्री अधिनियम बने थे। 1881, 1891, 1911, 1922, 1934, 1944, है ना। 5-6 फैक्ट्री अधिनियम बने। आपको याद क्या करना है, वही गवर्नर जनरल, समकालीन वायसराय कौन था, कानून के तहत क्या मुख्य बातें थी, जैसे कि 1881 का जो पहला फैक्ट्री अधिनियम बना था, कब किसके समय में बना था, लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। रिपन का टाइम पीरियड क्या था भाई, 1880 से 1884, है ना। इसमें क्या हुआ था भाई फैक्ट्री अधिनियम में, 7 वर्ष से कम जो बच्चे थे वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, 7 वर्ष से कम पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो 12 वर्ष से कम जो बच्चे हैं वो उनके लिए कार्य अवधि निश्चित की गई, वे 9 घंटे से ज्यादा ये कार्य नहीं करेंगे। और महीने में 4 अवकाश निर्धारित कर दिए गए, लेकिन ये साप्ताहिक अवकाश नहीं थे, हाँ 4 अवकाश आपको मिलेंगे। और जो बड़ी जो मशीनें थी उनको बाड़े से घेर दिया गया, बड़ी बड़ी मशीनों को बाड़े से घेर दिया गया, है ना। पहले फैक्ट्री अधिनियम में यही मुख्य बातें थी। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया 1891 का, कौन सा भाई, 1891 का। किसके समय में, 1891 में कौन था, लैंस डाउन, कौन था, लैंस डाउन। अच्छा 1891 में कौन सा जो 3 कानून बने थे बाल विवाह को लेकर, तो 1891 में कौन सा कानून बना था बताइए। पहला कानून बना था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, है ना, नॉर्थ बुक के समय में। दूसरा कानून ये मालाबारी वाला, जिनको हम एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट भी बोलते हैं, किसके समय में, लैंसडाउन के समय में। और लास्ट तीसरा शारदा कानून, यानी कि शारदा एक्ट बोलते हैं 1929 में, है ना, जो कि अजमेर की, है ना, हरविलास शारदा। तो ये 3 कानून थे बाल विवाह से संबंधित जो बने थे ना भाई। 1891 में लैंसडाउन का जो फैक्ट्री अधिनियम आया है, इसके समय में कार्य अवधि जो है 11 घंटे निश्चित की गई, जो वयस्क थे उनके लिए। और पहले देखा हमने 1881 में भाई 7 वर्ष से कम बच्चे कार्य नहीं करेंगे, यहाँ पे बोला गया भाई 9 वर्ष से कम जो बच्चे हैं वो कार्य नहीं करेंगे। 14 वर्ष से जो कम बच्चे थे उनके लिए कार्य अवधि जो घटाकर कर दी गई 7 घंटे, कितनी, 7 घंटे। अब कार्य के समय में बीच में मध्यावकाश भी घोषित किया गया 1.5 घंटे का, कितने का, 1.5 घंटे का मध्यावकाश भी घोषित किया गया, ठीक है भाई, ये 1891 में। अब 1911 का, यानी कि लॉर्ड होर्डिंग के समय में फैक्ट्री अधिनियम बना, उसमें बोला गया भाई 9 साल से ज्यादा और 14 साल से कम बच्चे, 9 से ज़्यादा और 14 से कम इसमें काम नहीं करेंगे, 9 से ज़्यादा और 14 से कम, यानी इस 14 से कम इसमें कार्य नहीं करेंगे ना।
और वस्त्र जो व्यवसाय था उसमें बच्चों को 6 घंटे कार्य करना है और पुरुषों को 12 घंटे कार्य करना है, ये 1911 में। तो 1922 का जो लॉर्ड रीडिंग के समय में जो कानून बना फैक्ट्री अधिनियम, उसमें क्या मुख्य बातें थी भाई? उसमें बातें थी जो बाल जो श्रमिक है उनके लिए जो न्यूनतम जो थी एज वो 12 से 15 साल, कितनी? 12 से 15 साल है ना। और कैंटीन व्यवस्था 1944 में, चिकित्सा व्यवस्था 1934 के फैक्ट्री अधिनियम के तहत ये आई थी। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले एक बार, है ना। निम्नलिखित में से कौन से खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? बताइए भाई, कौन कौन से खिलाफत कमेटी के सदस्य थे, आप बता सकते हैं। ये नेट के एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन है, मैंने एक भी क्वेश्चन खुद से इसमें नहीं बनाया ना। टारगेट यही है भाई कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नेट के एग्जाम के, मतलब माना कि मॉडर्न हिस्ट्री के 600-700 क्वेश्चन बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अपने जो क्लास के अंदर भी 100 क्वेश्चन के लगभग हो चुके भी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? शौकत अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और मुस्तफ़ा नसरुद्दीन। अगर आपको पता है भाई कौन कौन थे तो आप इसको टिक कर सकते हैं, इनमें से एक नहीं था। कौन नहीं था वो आप बताइए ना। तो इसके जो अध्यक्षता जो किसने की थी, वो की थी हसरत मोहानी साहब ने। किसने की थी? हसरत मोहानी साहब ने। और जो शौकत अली थे वो इसके सचिव थे, और जो इसके भाई थे मोहम्मद अली, वो भी इस खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। अबुल कलाम आज़ाद इसके सदस्य थे, और अब्दुल बारी इसके सदस्य थे। एक व्यक्ति और बचा है अब्दुल बारी के अलावा, वो बताइए। एक डॉक्टर अंसारी बचा है और एक दूसरा बचा है डॉक्टर अंसारी के अलावा, वो कौन था? कमेंट बॉक्स में छोड़िए, खिलाफत कमेटी का वो सदस्य कौन था दोस्तों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 83 के बाद। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर एक्ट बताया? किस अधिनियम को बताया भाई जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर एक्ट? बताओ भाई, बताइए राइट आंसर। अभी कुछ देर पहले 1909 का अधिनियम पूरा डिस्कस किया था भाई, सचिव के जो राजकोष, भारतीय राजकोष से उसको खर्च नहीं उठाया जाएगा। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 में आई थी। महिलाओं को मताधिकार 1919 में दिया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी भारतीय सचिव की सहायता के लिए। माले का परीक्षक का पद आ गया था, है ना। ये प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। 1935 के अधिनियम में को गुलामी का नया चार्टर एक्ट जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। और ये 1935 के अधिनियम की अगर बात करें, इसी अधिनियम से हमारे जो संविधान है जो बाद में बना है 1950 में आगे, तो उसमें बहुत कुछ लिया गया है। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद है। और अपने संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद है? 395। हालांकि अब उसके क्या है बना के तो 440 से भी ज़्यादा बढ़ गए, है ना। तो 321 अनुच्छेद थे। अनुसूची कितनी थी? 10 अनुसूची थी। अब कितनी अनुसूची है भाई? 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी? 8 थी, 4 बढ़ाई गई। भाग कितने हैं? 14 भाग है। 300 ये 1935 के अधिनियम की बात बता रहा हूँ भाई मैं ना। ये सबसे लास्ट का अधिनियम था, सबसे जटिल था, सबसे बड़ा अधिनियम था, है ना। प्रस्तावना विहीन था, इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1919 की प्रस्तावना ही इसमें अपना ली गई थी। इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें रखी गई थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसमें बात थी भाई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पे होती है। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम जो जज बनता है वो सर मारिस गवेयर बनता है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत यहाँ पे हो गई थी, है ना। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, है ना। अब प्रांतीय विषयों पर जो कानून बनाने का जो अधिकार था वो प्रांत को ही था, है ना। ठीक है भाई, तो 1935 का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ये भी देख लेते हैं, चलो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से पुरुष एवं स्त्री की पूरी समानता की गारंटी देता है? अब पूरी समानता की गारंटी मतलब कौन भेदभाव नहीं करता है? आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, है ना। तो 14 और 15, 14 और 15, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए। 17 किसको करता है, 18 किसको करता है, अस्पृश्यता का अंत कहाँ पे है ना। अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत है? स्वतंत्रता किस अधिनियम में है? बाल शोषण के अधिकार के खिलाफ कहाँ पे है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार कहाँ पे है ना। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद तक है? नीति निश्चित तत्व कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक, है ना। सारे आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। नागरिकता से संबंधित अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 1857 की क्रांति से। किससे? 1857 की क्रांति से क्वेश्चन है ये आपका। चार ऑप्शंस है, चार है कि भाई ये आंदोलन कहाँ पे किसने चलाया था। तो बख्त खान है, बख्त खान ने आंदोलन कहाँ चलाया था भाई?
ये चलाया था बख्त खान के द्वारा बरेली के अंदर। मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ पे भाई? फैज़ाबाद में। कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर में। हजरत महल लखनऊ। ये तो आपको पता है, मान लिया पता है भाई। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, लियाकत अली ने यहाँ चलाया था। दिल्ली में ये था। लेकिन कुछ क्षेत्रीय जगह है जहाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपसे हमेशा पूछी जाती है। जैसे कि गोरखपुर पूछ लिया जाता है आपसे, गोरखपुर में किसने चलाया था? गजाधर सिंह ने। सुल्तानपुर में सईद हसन ने। तो मथुरा के अंदर राव तुलाराम ने। और भाई आपसे मथुरा के अलावा आप सतारा के अंदर रंगोजी बापूजी गुप्ते। कर्नाटक के अंदर भीमराव मुंडकी। हैदराबाद के अंदर सोनाजी पंत ने चलाया था भाई, है ना भाई। कोयम्बटूर के अंदर किसने चलाया था भाई? मुलबाग स्वामी ने चलाया था। केरल के अंदर विजय कुदारत ने, कुंजी मामा ने, मुल्ला सची कौनजी ने। मणिपुर के अंदर नरेंद्रजीत सिंह ने। मद्रास के अंदर गुलाम घोष ने, शेख इब्राहिम ने। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो मंदसौर में मध्य प्रदेश में शहजादा फिरोज शाह ने। किसने? शहजादा फिरोज शाह ने। कोल्हापुर में किसने चलाया था? अन्नाजी फडणवीस ने। किसने? अन्नाजी फडणवीस ने। आसाम के अंदर मणिराम दत्त ने। ठीक है भाई। और फतेहपुर के अंदर अजीमुल्ला खान ने। किसने? अजीमुल्ला खान ने। तो सारे के सारे आपने देखे 1857 की क्रांति से संबंधित, है ना। आपका काम बनता है 1857 की क्रांति में सारी की सारी पुस्तक याद करनी, किसने क्या बोला है, ये आंदोलन का विद्रोह किसने दबाया है, किस अंग्रेज ने इसको दबाया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का विचार आगे बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? अलेक्जेंडर रो, थॉमस लॉ, मॉन्टेगोरी मार्टिन और फिलिप फ्रांसिस। मॉन्टगोमरी मार्टिन कौन था भाई? मॉन्टगोमरी मार्टिन इसमें शामिल नहीं था। कौन था? मॉन्टगोमरी मार्टिन। ये स्थायी बंदोबस्त क्या था भाई? क्या था? परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटल के अंदर जमींदारों को भू राजस्व व्यवस्था का जो जो कर जो वसूलना होता था, किनको? जमींदारों को। 89% इनको अंग्रेजों को देना होता था, 11% इनको खुद रखना होता था, यानी कि 1/11 भाग इनका होता था। ठीक है भाई। किसने चलाई थी भाई जमींदारी व्यवस्था? ये परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम मालगुजारी व्यवस्था बोलते हैं, जागीरदारी बोलते हैं, इस्तमरारी बोलते हैं, कार्नवालिस ने। कब? 1793 में। ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। लेकिन अगर बात की जाए 10 वर्षीय कब की गई थी? तो 1790 में। कब? 1790 में कार्नवालिस के द्वारा, है ना। अगर पूछे वारन हेस्टिंग ने क्या सुधार किए थे? हाँ, 1772 में वारन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय किया था। लेकिन ये बोला भाई जो सबसे ज़्यादा नीलामी कर दी थी, जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको भूमि मिलेगी, ना। 1777 में बदल के 5 वर्षीय 1 साल, यानी कि सालाना इसमें लगान दी जाती थी। आपसे पूछ लिया जाएगा भाई जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने % क्षेत्र पे अप्लाई थी? यानी कि 19% पे। कितने पे? 19% पे। तो रेतवाड़ी 51% पे। महालवाड़ी 31% पे। कितने पे? 31% पे। तो ये जो आपका था स्थायी जो बंदोबस्त था, यहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में लगाया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये रेतवाड़ी कहाँ पे? बम्बई, मद्रास के अंदर, है ना। और ये महालवाड़ी कहाँ पे भाई? उत्तरी पश्चिम प्रांत के अंदर, मध्य प्रांत और पंजाब के अंदर। ठीक है। कौन थे सरजान इसके कार्नवालिस के सलाहकार? कौन थे भाई? ये थे कौन थे भाई कार्नवालिस के सलाहकार? 2 व्यक्ति थे, आप बताना उनके अलावा भी कौन कौन थे। अभी माइंड में कैच नहीं कर रहा है सर, है ना। ठीक है भाई। तो ये अपने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखा आपने। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, तो निस्वार्थ भाव से आपके सामने ये कार्य किया जा रहा है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। बताइए आपको क्या लगता है उसमें? कोई चार्ज थोड़ा होता है, या बैटरी डाउन हो जाती है फ़ोन की, है ना। कर दिया करे यार एक आधा कमेंट, है ना। अगर कोई आपका हिस्ट्री का जो जानकार है उसको शेयर भी कर दिया करो, है ना। और आपको अगर ये लगता है भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जानी चाहिए, चाहे फर्स्ट पेपर का हो चाहे सब्जेक्ट का हो, तो कमेंट में छोड़िए, पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एक लड़की ने बोला था कि भाई सर सिलोलिज्म पे वीडियो बननी चाहिए, तो हमने कोशिश की भाई सिलोलिज्म पे वीडियो बनने की, है ना। जिसको भी सिलोलिज्म से संबंधित क्वेश्चन चाहिए बता देना भाई, है ना। फर्स्ट पेपर का बैच भी अपना कंटिन्यू है भाई। उसमें मैथमेटिकल, रीजनिंग और लॉजिकल और डाटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है दोस्तों। ठीक है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।